Hello students, I am your business studies teacher Navdeep and we are doing business study of class 12th. In this today we will start chapter 9, that is financial management. Firstly you should know what is mean by financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो वर्ड्स को मिला के बना है. वन इज़ फाइनेंशियल एंड सेकंड इज़ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का मतलब आपको पता है क्या होता है, चीज़ों को मैनेज करना. तो यहाँ पर हम किसकी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मतलब यहाँ पर हम फाइनेंस को मैनेज करेंगे. फाइनेंस को मैनेज करने से क्या मतलब है, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखना है कि हमारे पास पैसा, हम बिज़नेस स्टडी करें तो बिज़नेस को चलाने के लिए हमारे पास पैसा आएगा कहाँ से. मतलब हम फंड्स को प्रोक्योर कहाँ से करेंगे, उसको प्रोक्योर कर लिया, उसके बाद उसको इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे, किस प्रोजेक्ट में. लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म के लिए करना है, लॉन्ग टर्म असेट्स में करना है या शॉर्ट टर्म असेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना है. अब जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कभी ना कभी प्रॉफिट भी होगा, रिटर्न भी मिलेगी, अर्निंग भी होगी. तो जब अर्निंग होगी तो जिन लोगों ने पैसा लगाया उनमें वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें इसमें देखी जाती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. फर्स्ट हो गया प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कि फंड्स को लेना कैसे है, कहाँ से है. सेकेंड थिंग इज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स को इन्वेस्ट कैसे करना है. थर्ड थिंग इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स, कि जब इन्वेस्ट कर लिया तो उससे जो अर्निंग होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है. दिस इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. देन रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है. अब रोल मीन्स कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे फ़ायदा देती है हमें, क्या फ़ायदा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का. अगर फाइनेंस को मैनेज किया जाएगा तो हमें ये पता लग जाता है कि फ़िक्स असेट्स जो होती हैं, फ़िक्स असेट्स आपको पता है जो लॉन्ग टाइम तक यूजेबल होती हैं. तो जो फ़िक्स असेट्स है उसमें कितना पैसा लगाना है ये प्लानिंग कर ली जाएगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू. फिर जो करंट असेट्स हैं, करंट असेट्स में कितना पैसा लगाना है. ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स. अब फंड्स एक्वायर करने हैं, प्रोक्योर करने हैं, तो वो लॉन्ग टर्म फंड्स हम एक्वायर करें, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लें या फिर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा हम एक्वायर करें. ठीक है, और उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म से करना है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज के थ्रू पैसा रेज करना है, तो लॉन्ग टर्म में भी दो ऑप्शंस होते हैं. डेट के थ्रू भी पैसा रेज किया जा सकता है, इक्विटी के थ्रू भी. इक्विटी होता है ओनरशिप फंड, डेट होता है जिसे डेट आप एक तरह से लोन के रूप में ले सकते हो. जैसे लोन लेते हैं ना किसी से कर्जा, डेट कर्जा होता है. और इक्विटी क्या होता है, जो ओनर्स होते हैं उनका खुद का, उन्होंने जो पैसा शेयर्स में लगाया होता है. तो अगर लॉन्ग टर्म के थ्रू लेना है, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो डेट के थ्रू करना है या इक्विटी के थ्रू करना है, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही डिसाइड किया जाएगा. लास्ट इज ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जितना भी मतलब खर्चा होना है, एक्सपेंसेस होने हैं, जितने भी रेवेन्यू होने हैं, इन सारी चीज़ों को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ठीक है, तो ये सारा कुछ भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही डिसाइड किया जाएगा. जैसे अगर डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज किया, वो एक तरह से लोन के रूप में है, उसके ऊपर ब्याज देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो खर्चा है, तो इसको P&L में लिखा जाएगा. अगर कहीं फिक्स असेट में, मशीनरी में पैसा लगाया तो उसकी वैल्यू भी डेप्रिशिएट होगी. वैल्यू डेप्रिशिएट होगी तो ये भी खर्चा हो गया एक तरह से, पर नॉन कैश वाला खर्चा है. अब ये वाला जो खर्चा है इसको भी मेंशन किया जाएगा P&L अकाउंट में. ठीक है, तो ये था रोल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. अब हम बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों की जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्यों की जाती है. सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना, कि जो ओनर्स हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी के या बिजनेस के शेयर्स में, उनकी वेल्थ को, उनके पैसे को बढ़ाने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए उन्होंने पैसा लगाया ही इसलिए होता है ताकि उनकी वेल्थ, उनकी धन दौलत मैक्सिमाइज हो.
और इसको मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो लिक्विडिटी को बना के रखना पड़ेगा। लिक्विडिटी का मतलब कि कैश की फॉर्म में कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए जिससे कि रॉ मटेरियल ख़रीदा जा सके या और जितने भी खर्चे हैं उनको पूरा किया जा सके, बिजनेस के जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेशंस हैं, वो चलते रहें। और हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा अगर हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसकी वेस्टेज नहीं करनी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एंड लास्ट इज़ क्रेडिटर्स, जो होते हैं क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे पैसा उधार लिया हुआ है हमने, ठीक है। तो हमें उनके लिए हमारी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है, जैसे मान लो किसी से अगर 5 लाख उधार लिया है, तो अगर हमने उनको बोला है कि हम 10 दिन में आपका पैसा वापस दे देंगे, तो हमें उसको पूरा करना है, उस फाइनेंशियल कमिटमेंट को, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो उससे रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। जब कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो गई तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी मैक्सिमाइज नहीं हो सकती, कंपनी का नेम ख़राब हो जाएगा, उसके शेयर्स की वैल्यू डाउन चली जाएगी। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंस को मैनेज करते हुए 3 टाइप के डिसीज़न लेने पड़ते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, एक होता है फाइनेंसिंग डिसीज़न और एक होता है डिविडेंड डिसीज़न। इन्वेस्टमेंट डिसीज़न का मतलब कि जो पैसा प्रोक्योर किया उसको इन्वेस्ट कहाँ पे करें, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, उसको इससे रिलेटेड जो डिसीज़न लिया जाता है वो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। फिर है फाइनेंसिंग डिसीज़न। फाइनेंसिंग डिसीज़न में होता है कि कहाँ से पैसे को लेके आए, प्रोक्योर करें, ठीक है, कि हम पैसे को कहाँ से लेके आएँ बिजनेस में लगाने के लिए, शॉर्ट टर्म से लेके आएँ फंड से या फिर लॉन्ग टर्म फंड से लेके आएँ। डिविडेंड डिसीज़न। डिविडेंड डिसीज़न का मतलब है कि जो अर्निंग हुई हमें उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने % हम शेयर होल्डर्स को उसमें से दे रहे हैं और कितना खुद के पास रिटेन करके रख रहे हैं, ठीक है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको डिविडेंड के रूप में एवरी ईयर कुछ प्रॉफिट की कुछ % दी जाती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टमेंट डिसीज़न के बारे में बताऊंगी कि इन्वेस्टमेंट डिसीज़न की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, क्या फ़ायदा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेने का, और इसके अलावा वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मतलब कौन कौन सी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा जब हमने इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेना है। देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीज़न क्या होता है, वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी। इसमें हम देखते हैं कि फिक्स असेट्स में पैसे इन्वेस्ट करें या फिर करंट असेट्स में पैसे इन्वेस्ट करें। जब डिसीज़न लिया जाता है ना कि फ़िक्स असेट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, फ़िक्स असेट में पैसा इन्वेस्ट करने के डिसीज़न को कैपिटल बजटिंग डिसीज़न बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे सामने लॉन्ग टर्म असेट के लिए भी कि किस लॉन्ग टर्म असेट में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो जिसमें हमें लगता है सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, जिससे सबसे ज़्यादा अर्निंग होने वाली है, जिसमें रिस्क सबसे कम है, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म असेट्स में पैसा इन्वेस्ट करने का जो डिसीज़न लिया जाता है उसको कैपिटल बजटिंग डिसीज़न बोला जाता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस या स्कोप क्या है इसका। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, अगर हम लॉन्ग टर्म असेट्स में या फिक्स असेट्स में पैसा लगाएंगे, फिक्स असेट क्या होगी, मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें, अगर हम इसमें पैसा लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है। मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे, ये कई सालों तक हमें रिटर्न मिलती रहेगी इनसे। अब अगर हमने एक मशीन में पैसा लगाया तो 8-10 साल तो उससे कमाई होगी ना हमारी। अगर एक बिल्डिंग खरीदी है तो कई सालों तक उसमें हम कुछ काम भी तो करेंगे, रिटर्न भी तो आएगी ना, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है इससे। देन लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, आपको पता ही है जो फिक्स्ड असेट्स होते हैं उसमें पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है इन कंपैरिजन विद शॉर्ट टर्म असेट्स या करंट असेट्स। रिस्क इन्वॉल्व,
इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। रिस्क क्यों इन्वॉल्व होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में या इन्वेस्टमेंट डिसीजन में? क्योंकि हमने जैसे मान लो कि 50 लाख रुपए लगा दिए, अब उस 50 लाख से ये थोड़ी कि आज लगाए तो आज ही हमें कमाई होनी शुरू हो जाएगी। टाइम लगता है, एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमें देना पड़ेगा, फिर जाके हमें रिटर्न मिलेगी। और ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ही हो जाए, लॉस में भी जा सकते हैं, तो रिस्क रहता है। लास्ट इज इरिवर्सिबल डिसीज़न। ये जो डिसीज़न होता है ये इरिवर्सिबल होता है। ये नहीं कि आज तो मैंने बहुत सारी मशीनों का एनालिसिस किया और मैंने एक मशीन में 50 लाख रुपए लगा दिए, मेरे पास 50 लाख थे, तो ये नहीं कि कल को मैं कहूँ कि ये वाली को बेच देती हूँ, कोई दूसरी मशीन ले लेती हूँ। इतना इजी नहीं होता, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इसमें इन्वॉल्व हैं। रातों रात नहीं हम ये डिसीज़न ले सकते और ना ही इन डिसीजंस को रातों रात बदला जा सकता। तो ये था स्कोप कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का। स्कोप मीन्स कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, कि क्या क्या फ़ायदा होता है इसको लेने से। ठीक है, उसके बाद है कि जब हम ये डिसीज़न लेते हैं कैपिटल बस्टिंग वाला, तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीज़न ले रहे हैं, हमें एक तो देखना पड़ेगा कैश फ्लो कैसा है प्रोजेक्ट का। कैश फ्लो दो तरह का होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब कैश आ कितना रहा है बिजनेस में, इन अंदर कितना आ रहा है। आउटफ्लो मतलब बाहर कितना जा रहा है कैश बिजनेस से। तो हमने देखना है कि जिस जगह पे, जिस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगाने जा रहे हैं, उसमें हमारा पैसा लगेगा कितना, आउटफ्लो कितना होगा, और मिलेगा कितना जब उससे कमाई होनी स्टार्ट हो जाएगी, इनफ्लो कितना होगा। तो हमारे पास जितने भी हमारे सामने प्रपोजल होंगे ना, 5-6, हर एक प्रपोजल को हमने एनालिसिस करना है उसका, एंड देखना है कि जिसमें सबसे ज़्यादा इनफ्लो हो रहा है और सबसे कम आउटफ्लो हो रहा है, दोनों चीज़ों को कंपेयर करना है, वो वाला हम प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसमें पैसा लगाएंगे। सेकंड थिंग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर, या करने जा रहे हैं जिस चीज़ में हम इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर हमें कितने % रिटर्न मिलेगा। जैसे कि अगर हमने किसी चीज़ में 50 लाख रुपया लगाया, ये थोड़ी कि पहले साल में 50 का 50 लाख कवर हो जाएगा। पहले साल में हमारा या पहले मंथ में हमारा 10% कवर हो रहा है, रिटर्न मिल रही है हमें, 15% मिल रही है, 5% मिल रही है, कितनी मिल रही है। जो 5-6 प्रोजेक्ट हमारे सामने ऑप्शंस, हर एक ऑप्शन में देखेंगे कि कहाँ से कितनी रिटर्न मिलेगी, कितने %। तो जहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिलेगी हम उस वाले को चूज़ कर सकते हैं। देन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब देखो कैश फ्लो, रिस्क, रिटर्न, इन सारी चीज़ों को छोड़ के कुछ और भी क्राइटेरिया होता है जिसके बेस पर हम इन्वेस्टमेंट डिसीज़न ले सकते हैं। वो क्या है कि जहाँ पे हम पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जिस प्रोजेक्ट में, क्या वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन के लिए, क्या उस काम को करने के लिए लेबर इजीली अवेलेबल हो जाती है, क्या उस काम को करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो इनपुट चाहिए वो अवेलेबल हो जाएंगे आसानी से। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है जब इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लिया जाता है। फाइनेंस मैनेजर सिर्फ किसी एक फैक्टर के बेस पर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीज़न नहीं ले लेता, वो हर एक फैक्टर को एनालिसिस करता है। कौन कौन सा फैक्टर, चाहे वो रिस्क है, चाहे वो रिटर्न है, चाहे वो कैश फ्लो है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो इनपुट है, हर एक चीज़ को कंपेयर किया जाएगा। जिस प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें उसको फेवरेबल दिखेंगी या मोस्ट अप्रोप्रिएट कंडीशंस जहाँ उसको लगेंगी, उस प्रोजेक्ट को वो सिलेक्ट करेगा, उसमें वो पैसा लगाएगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज आपको क्या पता लगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसका क्या रोल होता है, फाइनेंस मैनेजर कौन कौन से डिसीज़न लेता है, 3 डिसीज़न लेता है वो, उसमें से जो फर्स्ट वाला डिसीज़न आपको अभी मैंने बता दिया इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीज़न का मतलब क्या होता है, क्या स्कोप है उसका, और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, पॉइंट्स को कंसीडर करना है जब इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लिया जाएगा। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं ये भी आपको बता दिया गया है। एंड कल की वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगी कि फाइनेंसिंग डिसीज़न क्या होता है, जब फाइनेंसिंग डिसीज़न लेता है फाइनेंस मैनेजर किन किन बातों को ध्यान में रखता है।
ठीक है. So this is all for today. Thank you. In case of any doubt, you can text me in comment box.